गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने निर्देश तंत्र एवं रूपांतरण का चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि किसी भी कण या पिंड की गति बताने के लिए हम एक निर्देश तंत्र काम में लेते हैं और ये निर्देश तंत्र के हिसाब से हम उसकी गति को डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स हो सकते हैं, तो वहीं पे हमने पहले इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की बात की थी और उसके बाद कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी थी कि मान लीजिए एक इनर्शियल फ्रेम है और हम दूसरे इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं तो उसके सापेक्ष पोजीशन तो चेंज होगी बट स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, सबसे पहले आता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मीनिंग है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये मान लें कि हमारा कोई एक रेफरेंस फ्रेम एस दे रखा है, हमने वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम माना, एक्स वाई जेड इस कोऑर्डिनेट्स है और इसके रेस्पेक्ट में हमें एक पॉइंट है या एक पार्टिकल है जिसकी स्टेट ऑफ मोशन पता है। स्टेट ऑफ मोशन पता होने का मतलब है कि हमें इसकी इनिशियल पोजीशन पता है, टाइम के साथ पोजीशन में चेंज हो रहा है वो पता है, इसकी वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, फोर्स पता है। मींस एक पार्टिकल का टोटल स्टेट ऑफ मोशन डिफाइंड है एक निर्देश तंत्र एस। ये हमारा गिवन रेफरेंस फ्रेम है। अब अगर हम दूसरा रेफरेंस फ्रेम लेते हैं एस डैश, जो इसके सापेक्ष जड़त्वीय, पहली बात है कि हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं और वो नियत वेग से गतिशील है। अब नियत वेग से वो किसी भी दिशा में हो सकता है, एक्स में भी हो सकता है, वाई में, जेड में या कोई आर्बिट्री। तो अगर मुझे एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी पिंड की गति का ज्ञान है तो उसको दूसरे पिंड के दूसरे रेफरेंस फ्रेम के सापेक्ष जो कि नियत वेग से गतिशील है उसके सापेक्ष जो हम रूपांतरण करते हैं वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब जब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम सबसे पहले स्थिति का रूपांतरण देखेंगे, स्थिति के बाद विस्थापन, वेग, त्वरण, उसके बाद बल और उसके बाद संवेग संरक्षण। तो अभी हम सबसे पहले स्थिति के रूपांतरण की बात करते हैं। हमने माना एक पिंड है कोई पी उसकी स्थिति है। अगर मान लीजिए एस रेफरेंस फ्रेम के साथ इसकी स्थिति आर दे रखी है तो अपने आप में आर किसके इक्वल हो गई? एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के इक्वल। दूसरा निर्देश तंत्र जो हमारा है जिसका केंद्र बिंदु ओ डैश है, अगर वो ओ डैश ओ के सापेक्ष ओ डैश गतिशील है, नियत वेग v से है, तो किसी पोजीशन पे ओ डैश का मान vt होगा। अगर मान लीजिए t समय पर मैं ओ डैश की स्थिति ज्ञात कर रहा हूं क्योंकि नियत वेग से गतिशील है तो ओ डैश हो जाएगा vt। तो इस एस डैश फ्रेम के सापेक्ष p की स्थिति क्या होगी? तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि r डैश किसके इक्वल होती है? r माइनस r नॉट। वहां नॉट नियत था, अब यहाँ किसी समय पर r डैश का मान क्या हो जाएगा? r माइनस vt। अब अगर मैं इनको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में बात कर लूं कि भाई r डैश क्या होगा, से x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप प्लस z डैश k कैप। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बात करूं और ऐसे अगर vx की बात करूं तो v मेरा होगा vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। तो इसके आधार पर मैं अगर r डैश की कैलकुलेशन करता हूं तो r डैश हो जाएगा r माइनस vt। r डैश अपने आप में तीन कोऑर्डिनेट हैं, तो अगर मैं केवल x कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा x माइनस vxt, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू y माइनस vyt और z डैश आ जाएगा z माइनस vzt। यानी किसी भी समय पर, किसी समय t पर अगर मैं x डैश के सापेक्ष कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं तो x डैश का मान होगा, x डैश में भी परिवर्तन है, y डैश में भी परिवर्तन है और z डैश में भी है। और सबसे बड़ी बात है ये v पर निर्भर कर रहा है, t पर निर्भर कर रहा है। तो ये हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा या स्थिति का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। इसका मतलब किसी समय t पर हमने अगर s रेफरेंस फ्रेम में स्थिति पता है तो s डैश में ज्ञात करें। अब जब भी हम गति की बात करते हैं तो स्थिति के बाद सबसे पहली चीज आती है विस्थापन। विस्थापन क्या होगा? तो देखिए मैंने ये माना कि ये किसी दिए हुए समय अंतराल में p से q तक जाता है
तो अगर P से Q तक जाता है तो मेरा जो D होगा यानी S के अंदर विस्थापन होगा वो होगा R2 माइनस R1 और वहीं पे अगर मेरे S डैश में विस्थापन की बात करूं तो ये होगा R2 डैश माइनस R1 डैश। अभी हमें ये नहीं पता है कि ये दोनों विस्थापन समान होंगे या क्या होंगे, तो हमें D डैश और D का रिलेशन ज्ञात करना है। हमें ये पता है कि S निर्देश तंत्र में अगर किसी दिए समय अंतराल में विस्थापन D है यानी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक यानी R2 माइनस R1, तो किसी दूसरे निर्देश तंत्र जो v के वेग से गतिशील है उसमें विस्थापन क्या होगा, तो उसमें विस्थापन होगा R2 डैश माइनस R1 डैश। नाउ R2 डैश अगर मैं यहां से लिखूं मान तो ये मेरे पास आ जाएगा R2 माइनस VT यानी R2 माइनस VT। मान लीजिए समांतराल मैं T मानूं, डेल्टा T मानूं, V वेग से गतिशील है तो ये हो जाएगा R2 माइनस VT। वहीं पर R1 डैश कितना होगा, तो देखिए R1 माइनस VT अर्थात R2 माइनस VT माइनस साइन के कारण ये माइनस R1 और ये हो जाएगा प्लस VT। अब देख लीजिए VT VT कैंसिल हो गया और ये मेरे पास बच जाएगा R2 माइनस R1। ऊपर वाली समीकरण से R2 माइनस R1 को आप क्या लिख सकते हैं, D। इसका मतलब ये हो गया कि D डैश मस्ट बी इक्वल टू D। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर मेरे पास एक रेफरेंस फ्रेम है जिसमें किसी कण का विस्थापन D है और दूसरा रेफरेंस फ्रेम है जो नियत वेग से गतिशील है, तो उसमें जो विस्थापन D डैश है वो दोनों समान होंगे। अर्थात यहां पर कण का विस्थापन इनवेरिएंट है, निश्चर है। मींस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का पहला प्रिंसिपल आता है, इसे हम गैलीलियन विस्थापन निश्चरता कहते हैं। इनवेरियंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यानी गैलीलियन के अनुसार यदि एक मेरा जड़त्वीय निर्देश तंत्र है उसके सापेक्ष कोई नियत वेग से कोई दूसरा रेफरेंस फ्रेम गतिशील है तो उन दोनों में विस्थापन की निश्चरता रहेगी, यानी जितना विस्थापन S में होगा उतना ही विस्थापन S डैश में होगा। इस तरह से हम अभी इनिशियल लेवल पे हमने गैलीलियन रूपांतरण में स्थिति के रूपांतरण की बात करी, उसका सूत्र हमारे पास आया। स्थिति में परिवर्तन होगा, तीनों कोऑर्डिनेट परिवर्तन हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर किसी भी अवस्था में विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं है। जितना विस्थापन S में है उतना ही विस्थापन S डैश में होगा और ये हमारी विस्थापन की निश्चरता कहलाती है। यानी प्रश्न अगर पूछा जाता है गैलीलियन विस्थापन निश्चरता से क्या अभिप्राय है सिद्ध कीजिए, तो ये इतना सा छोटा सा प्रूफ हमारे पास आएगा। अब इसके बाद हम वेग और त्वरण की बात करते हैं। गैलीलियन रूपांतरण के अंदर स्थिति का रूपांतरण देखा था और ये देखा था कि विस्थापन का रूपांतरण ये बताता है कि गैलीलियन के रूपांतरण के अनुसार जो विस्थापन है वो इनवेरिएंट है, यानी एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर दूसरा निर्देश तंत्र गतिशील है तो दोनों में विस्थापन समान होगा। अब बात आती है कि वेग का क्या होगा। वेग के रूपांतरण की बात करते हैं। पुनः जैसा हमने मूल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहता R डैश इज इक्वल टू R माइनस VT। तो अगर वेग ज्ञात करना है तो इसका अवकलन करूंगा तो dr डैश बाई dt ये हो जाएगा dr बाई dt माइनस v। ध्यान दीजिए v नियत है क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि दूसरा निर्देश तंत्र नियत वेग से चल रहा है, तो जब t का अवकलन करूंगा 1 आएगा और ये मेरे पास बन जाएगा v डैश इज इक्वल टू v माइनस v। अर्थात अगर पहला निर्देश तंत्र v वेग से अगर एक कण पहले निर्देश तंत्र में v वेग से है और दूसरा निर्देश तंत्र जो पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष कैपिटल V वेग से गतिशील है, तो दूसरे निर्देश तंत्र में जो वेग आएगा v डैश वो होगा v माइनस v। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वेग की निश्चलता नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए स्थिति में परिवर्तन हो रहा है लेकिन विस्थापन की निश्चलता है। उसी तरह से वेग में भी परिवर्तन हो रहा है लेकिन वेग की निश्चलता नहीं है, यानी एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर v वेग है तो दूसरे के सापेक्ष वो परिवर्तनशील हो सकता है। आप देखिए एक के सापेक्ष अगर दो निर्देश तंत्र है, मैं स्पष्ट
ध्यान रखें कि जब भी हम बात कर रहे हैं दूसरा नियत वेग से गतिशील है, तो दोनों में अगर बात करें स्थितियां अलग अलग होगी, किंतु विस्थापन दोनों में समान है। विस्थापन समान है किंतु वेग दोनों में अलग अलग है, क्योंकि एक का वेग v है तो दूसरा v डैश किसके इक्वल है, v माइनस कैपिटल V। अब इसी के आधार पर जब हम त्वरण की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास वेग आ गया v डैश इज इक्वल टू v माइनस कैपिटल V। तो अगर मैं इसका अवकलन करता हूं तो dy डैश बाई dt आ जाएगा dv बाई dt, और ध्यान दें ये जीरो हो जाएगा क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि दूसरा निर्देश तंत्र नियत वेग से चलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों में त्वरण का मान समान होगा। अब देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से क्या क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। फर्स्ट, मूल परिभाषा के हिसाब से एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है जिसके सापेक्ष दूसरा निर्देश तंत्र नियत वेग से चल रहा है। इसमें अगर रूपांतरण की बात करें तो दूसरे के सापेक्ष और पहले के सापेक्ष स्थितियों में अंतर आएगा, लेकिन दोनों में विस्थापन समान रहेगा, यानी विस्थापन निश्चर रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। मींस कोई भी हम रेफरेंस फ्रेम ले लें तो उनमें डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, सेम, बट वेलोसिटीज विल बी डिफरेंट। और सबसे बड़ी बात है त्वरण समान होगा, यानी त्वरण निश्चर है, दोनों में त्वरण, अगर कोई कण पहले में एक त्वरण से चल रहा है तो दूसरे में भी एक त्वरण से चलेगा। अब हम इसके बाद आते हैं बल पर। अभी हमने देखा कि त्वरण दोनों में समान है, यानी a डैश इक्वल टू a है। अगर मैं दोनों तरफ कण के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करूं तो ma डैश इक्वल टू ma आ जाएगा, यानी f डैश इक्वल टू f होगा। मीन्स अगर पहले के अंदर हमारे पास गति के नियम का पालन हो रहा तो दूसरे में भी होगा। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि अगर हमारा जो नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र है वो भी जड़त्वीय होगा, और इसे हम बल की गैलीलियन निश्चरता का नियम कहते हैं। बल की गैलीलियन निश्चरता का नियम, गैलीलियन रूपांतरण का एक बड़ा हिस्सा भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। इसको अगर ब्रीफ में देखें तो कुछ रिजल्ट ऐसा आता है कि एक निर्देश तंत्र है जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है या स्थिर तंत्र है, उसके सापेक्ष दूसरा जड़त्वीय निर्देश तंत्र अगर नियत वेग से चलता है तो पोजीशन में चेंज आएगा r डैश इजिकल टू r माइनस वीटी, किंतु विस्थापन दोनों में समान रहेगा, यानी दोनों निर्देश तंत्र में विस्थापन समान है। वेग में परिवर्तन होगा v डैश इजिकल टू v माइनस कैपिटल V, यानी स्थिति में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन है केवल, किंतु विस्थापन में परिवर्तन नहीं है। विस्थापन निश्चर है, विस्थापन के साथ त्वरण भी निश्चर है, अर्थात बल भी निश्चर है। यानी अगर पहला जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो दूसरा भी जड़त्वीय होगा। तो हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष यदि दूसरा निर्देश तंत्र जो नियत वेग से गतिशील है वह भी जड़त्वीय होगा। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिमेंबर इट, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये कहता है कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील दूसरा निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होगा, और उसमें विस्थापन इनवेरिएंट रहेगा, त्वरण इनवेरिएंट रहेगा और बल भी इनवेरिएंट रहेगा, यद्यपि स्थिति और वेग में परिवर्तन है। ये हमारी आज की क्लास का पार्ट पूरा होता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो मेरी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार हमने ये तो कह दिया कि वो जड़त्वीय है, तो अब ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या होगा और संवेग संरक्षण का नियम क्या होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।